अम्लीय वर्षा। पहले इसको विशेष रूप से पूछा जाता था, आजकल ये क्वेश्चन जनरली तौर पर नहीं आ रहा है, लेकिन कब कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा ये क्लियर नहीं होता है। तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? SO2। ये NO2 से क्रिया कर लेती है और H2SO4 बना लेती है। H2SO4 क्या होती है? अम्लीय होती है और जल को क्या कर देती है? अम्लीय कर देती है। हम सबको पता है शुद्ध जल का pH क्या होता है? 7 होता है, 7 होता है। और 7 मतलब क्या होता है? उदासीन। 7 से नीचे क्या होती है? अम्लीय। 7 से ऊपर क्या होती है? क्षारीय। एक pH मान होता है। क्लियर? तो जब अम्लीय वर्षा होती है और हमारे त्वचा में पड़ती है तो त्वचा में रोग होने की संभावना बनी रहती है, स्किन कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। क्लियर? तो वाटर को उदासीन होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध वाटर क्या होता है? उदासीन होता है। तो यहाँ पर एक और समस्या है अम्लीय वर्षा का। आजकल जल क्या हो गया है? अम्लीय हो गया है। क्लियर? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? SO2 या फिर इंडस्ट्रीकरण। आगे है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इनका आगे चलकर विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये कौन सी गैस है? ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य रूप से 5 गैस जिम्मेदार होते हैं, जिनमें 50% योगदान किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। CO2 का होता है 50%। 20% CFC का होता है। 20% CFC का होता है। 16% मेथेन का होता है और 7 N2O3 नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ओजोन। 5 गैस जिम्मेदार होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 50%, CFC ये होती है 20%, मेथेन जो बायोगैस में उत्पन्न होती है वो होता है 16%, और 7 मतलब N2O मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और O3 मतलब ओजोन, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है इसके लिए मुख्य CO2 है। तो आगे चलकर हम लोग और विस्तृत अध्ययन करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस का, तब इसका अध्ययन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। क्लियर? उसके बाद है NO। ये भी बहुत ही पोल्यूटेंट है। NO कई रूप में पाया जा सकता है नाइट्रोजन गैस है, चाहे NO हो, चाहे N2O हो, या फिर NO, NO2, NO3, N2O मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहेंगे इसको। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं आगे चलकर ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और बना लेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान देंगे। नाइट्रोजन आगे चलकर ऑक्सीजन से क्रिया करती है और बना लेती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आगे चलकर बना लेती है O3 मतलब ओजोन, और ये आगे चलकर बना लेती है पान, PAN पान, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड आगे चलकर क्या बनाती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आगे चलकर O3 मतलब ओजोन, और आगे चलकर पान, और ये तीनों मिलकर क्या बना लेती है? फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक स्मॉग या फिर प्रकाश रासायनिक धुएं, प्रकाश रासायनिक कोहरा भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे न्यूज वगैरह में, ठंड के दिनों में, शीत ऋतु के समय पूरे उत्तर भारत में जब हम लोग सुबह सुबह देखते हैं तो कोहरे ही कोहरे होते हैं। कभी कभार हमारे आसपास में भी छत्तीसगढ़ में पूरे साल भर में शीत ऋतु में ठंड के समय में 2-4 दिन अवश्य दिखाई देते हैं। जब हम लोग सुबह उठते हैं तो चारों तरफ क्या होता है? कोहरा ही कोहरा होता है, मतलब 10 मीटर भी नहीं दिख पाते हैं, मतलब मोटरसाइकिल चलाना बंद हो जाएगा। तो इसी कारण आप न्यूज में भी सुनते रहते हैं कि कोहरे के कारण इतने ट्रेन आज रद्द, इतने एरोप्लेन आज रद्द, क्योंकि 9, 10, 11 बजे तक कोहरे ही कोहरे होता है। ठीक है, तो इस कोहरे को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक धुएं या कोहरा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कई बार यहां से क्वेश्चन आता है, फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक धुंध, इसके लिए जिम्मेदार क्या होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। यही आगे चलकर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और O3 और पान तीनों मिलकर कहने चाहिए फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। क्लियर? इसके बाद आगे है
ओजोन। ओजोन के बारे में आप लोगों को जस्ट अभी विस्तृत अध्ययन कराया था। कई पुस्तकों में ओजोन को नीले रंग की विषैली गैस या फिर इसको कई पुस्तकों में विस्फोटक गैस भी लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन ये ओजोन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कहने चाहिए ऊपर में पाई जाती है। ओजोन छतरी कहते हैं, मानव के लिए कहना चाहिए एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है उसको ऊपर में क्या कर देती है, रोक देती है और नीचे आने नहीं देती है। यदि ओजोन छतरी नहीं पाया जाएगा तो नीचे की टेम्परेचर क्या हो जाएगी, बहुत अत्यधिक बढ़ जाएगी। क्लियर। इनका सूत्र होता है O3, मतलब ऑक्सीजन के इसमें 3 परमाणु है, अतः कह सकते हैं ये ऑक्सीजन के ही क्या है, एक रूप है। क्लियर। आगे है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, ये भी एक प्रमुख कहना चाहिए पोल्यूटेंट है। इसके कारण एनिमल में, विशेष रूप से मानव में, बोन संबंधी, टीथ संबंधी और मसूड़े संबंधी रोग होते रहते हैं। ठीक है। एक मतलब फ्लोरीन से बना हुआ है फ्लोराइड, ये विशेष रूप से कहना चाहिए दांतों के रोग उत्पन्न करते हैं। क्लियर। तो ये कहना चाहिए बोन, टीथ, मसूड़े को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और ये जो HF होते हैं पौधों में देखेंगे तो क्लोरोसिस और नेक्रोसिस के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल का नष्ट होना और नेक्रोसिस मतलब उसमें सड़न करना। क्लियर। आगे चलकर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये सब आते रहते हैं। और इसी के अंतर्गत एक लिख दिया हमें MIC, मिक्ट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट है ये एक विषैली गैस है। आप लोग सुने होंगे भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 3-4 दिसंबर 1984, 3-4 दिसंबर मतलब 3 और 4 दिसंबर है उनके रात्रि में, मतलब 1984 में भोपाल में कहना चाहिए यूनियन कार्बाइड का फैक्ट्री है। वहां पर इस गैस का क्या हो गया था, रिसाव हो गया था, जिसके कारण कई हजार व्यक्ति मारे गए थे और उनका प्रभाव आज भी है। मतलब वो भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के समान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। ठीक है। ये अधिकांश इसको पूछा जाता है कौन से गैस का रिसाव हुआ था, तो स्टार्ट करते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। साइनाइड नहीं कहेंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट कहेंगे। क्लियर। आगे है अमोनिया। अमोनिया कहना चाहिए इनकी गंध तीक्ष्ण गैस वाली होती है। ठीक है। इनका उपयोग विशेष रूप से कोल्ड स्टोरेज, मतलब आजकल हम लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में कोल्ड स्टोरेज होता है। ठीक है। और जो रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं उनमें इस गैस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो अमोनिया भी क्या है, पोल्यूटेंट है या फिर हानिकारक गैस है। ठीक है जी। इनसे कहना चाहिए श्वास लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। क्लियर। आगे है टोबैको स्मोकिंग, तंबाकू धूम्रपान। ठीक है। स्मोकिंग के कारण कहना चाहिए जिसमें विशेष रूप से टोबैको का उपयोग किया जाता है। तो हमको पता है टोबैको में कहना चाहिए निकोटिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है, उसके कारण माउथ का कैंसर या फिर लंग का कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। क्लियर। उसके बाद है लास्ट में एरोसोल। एरोसोल मतलब होता है जब कहना चाहिए सुपरसोनिक जेट विमान जब चलती है, ठीक है, तो उनके पीछे में एक लाइन दिखाई देता है धुएं का। ठीक है। उस धुएं में क्या होती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसमें क्लोरीन क्या होता है, उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है। और हमको पहले से पता है CFC क्या होता है, इनका उपयोग विशेष रूप से शीतलक या फिर AC में इसका उपयोग किया जाता है। और यही एक गैस होती है जो कहना चाहिए ओजोन लेयर में क्या पैदा करते हैं, छिद्र पैदा करते हैं। ठीक है। तो कहना चाहिए CFC का उपयोग कम से कम मात्रा में किया जाना। इसके लिए सबसे विशेष जिम्मेदार देश माना जाता है अमेरिका को। ठीक है। CFC के उत्पादन में उनका अकेले योगदान 26% है, जबकि वहां का जनसंख्या पूरे विश्व का 4% है। क्लियर। तो ये हो गए सब पॉल्यूटेंट और उनका प्रभाव कि हमारे ऊपर, पौधों के ऊपर
क्या प्रभाव करते हैं। क्लियर। और ये हो गया मानव निर्मित सब ये कारण है या फिर सोर्स है, स्रोत है जिसके कारण एयर पोल्यूशन होती है। क्लियर। लास्ट में है कंट्रोल, मतलब नियंत्रण। किसका नियंत्रण करना है? एयर पोल्यूशन का। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये जो कारण था, स्रोत सा, उसमें आपको जस्ट क्या लिखना है? उल्टे क्रम में लिखना है। फिर इसका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मलेरिया का कंट्रोल क्या है? ठीक है, तो भाई मलेरिया किसके कारण होता है, किससे फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। तो वहां पर कहना चाहिए जैसे मच्छरदानी का उपयोग करेंगे तो मच्छर आपको नहीं काट पाएगा, तो मलेरिया रोग नहीं होगा। तो इनको आपको जस्ट उल्टे क्रम में लिख देना है। जैसे इंडस्ट्रीकरण है तो इंडस्ट्रीकरण कम करना चाहिए। क्लियर। उसके बाद है ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री, इनका भी उपयोग कम करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स, इनका भी उपयोग कम से कम करना चाहिए। न्यूक्लियर टेस्ट करना ही नहीं चाहिए। एरोसोल, इसकी भी उपयोग कम से कम, अति आवश्यक होने पर सुपरसोनिक जेट विमान का उपयोग करना चाहिए। पेस्टिसाइड्स, कृषि के लिए जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। वर्मी कल्चर का उपयोग करना चाहिए। कंपोस्ट खाद, गोबर का खाद उपयोग करना चाहिए। यदि उर्वरक का उपयोग करेंगे तो पौधों में रोग होगा और क्या उपयोग करना पड़ेगा? पेस्टिसाइड्स। स्मोकिंग, ये तो करना ही नहीं चाहिए। तो ये सब क्या है? इसका कंट्रोल है। ठीक है, लेकिन 2-3 पॉइंट बता रहा हूं इसका। यहां पर मैं लिख दिया हूं फॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन मतलब प्लांटेशन। ठीक है, मतलब वनों की मात्रा को क्या करना है? बढ़ाना है। वर्तमान दौर में हम लोग देख रहे हैं वनों का कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है। पर्यावरण साइंटिस्ट का कहना है कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना है, इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखना है। तो प्रत्येक देश में, पूरे विश्व में 33% वन होना चाहिए। लेकिन आज देखते हैं तो हर देश में वनों की मात्रा कम होती जा रही है। क्योंकि कारण क्या है कि जगह जगह क्या लग रहा है? इंडस्ट्रीकरण हो रहा है, फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं, वनों का क्या हो रहा है? कटाव होता जा रहा है। हमारे देश में तो 33 से घटते घटते 20-21% में आ गए हैं। तो कहना चाहिए प्लांटेशन मतलब फॉरेस्टेशन को क्या देना है? प्राथमिकता देना है, तभी एयर पॉल्यूशन क्या होगा? कंट्रोल होगा। यहीं से एक बार क्वेश्चन आया था नीट में ही, ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर क्या है? तो इसका उत्तर था कि कुछ ऐसे पादप जो ग्रीन तो होते हैं, हरे तो होते हैं, कुछ ऐसे पादप होते हैं जो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। तो उन पौधों द्वारा एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? ग्रीन मफलर कहलाता है। ठीक है, मतलब कुछ विशेष पादप होते हैं जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि पाइनस, फाइकस, फेसियोलस। इनको विशेष रूप से इंडस्ट्री के आसपास लगाया जाता है क्योंकि ये वातावरण को क्या करते हैं? ये शुद्ध करते हैं। क्लियर। प्यूरिफिकेशन संयंत्र जगह जगह क्या लगानी चाहिए, या फिर फैक्ट्री में ही चिमनियों के आसपास क्या लगाना चाहिए? प्यूरिफिकेशन संयंत्र लगाना चाहिए। ठीक है, आगे है जो चिमनी होती है उनकी हाइट को अधिक करना चाहिए। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक हाइट होनी चाहिए ताकि उसमें से जो धुएं निकलती है, कण निकलती है, धूल निकलती है, डस्ट निकलती है, वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर चले जाने चाहिए। क्लियर। लेकिन उसमें दिक्कत यह भी है कि कुछ कण बड़े आकार के हो सकते हैं, कुछ कण छोटे आकार के हो सकते हैं। जो बड़े आकार के कण होते हैं तो पुनः नीचे में आ जाते हैं और पृथ्वी में आकर तली में बैठ जाते हैं। लेकिन जो छोटे आकार के कण होते हैं इसी वायुमंडल में कहना चाहिए संगठन के रूप में पाई जाती है, और यही क्या होती है? सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, लेकिन इन छोटे कणों में विद्युत आवेश का गुण पाया जाता है। ठीक है, इसी विद्युत आवेश के गुण का उपयोग करते हुए आजकल प्रेसिपिटेटर एक संयंत्र आया है, और क्षेपित संयंत्र आया है। मतलब जहां पर इंडस्ट्री है, जैसे नोएडा में जाएंगे, कानपुर आसपास जाएंगे, जहां पर कहना चाहिए इंडस्ट्रियल जोन है, जहां पर 20, 30, 40, 50 फैक्ट्री है, वहां पर बीच बीच में एक प्रेसिपिटेटर संयंत्र लगाई जाती है। वो वायुमंडल में पाए जाने वाले छोटे छोटे कण को क्या कर लेते हैं? वो अवशोषित कर लेते हैं। इसी में एक कहना चाहिए प्रेसिपिटेटर संयंत्र का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये दिल्ली आसपास, नोएडा आसपास लगा हुआ है। इसको भी एक बार नेट में पूछा गया था, इनमें से कौन सी संयंत्र प्रदूषण को कम कर सकता है? तो उत्तर में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। मतलब ये कुछ संयंत्र है जो ऐसी हाइट में बने रहते हैं,
और उस आसपास में जितने भी जो फैक्ट्री होते हैं वहां से जो धूल होते हैं, डस्ट होते हैं, कण होते हैं, उनको क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है। क्लियर। इसी प्रकार से कुछ कलेक्टर मतलब कुछ कलेक्ट करने वाले संयंत्र भी है, जैसे कि स्प्रे कलेक्टर, साइक्लोन डस्ट कलेक्टर, ये भी एक प्रकार से संयंत्र है जो धूल धक्कड़ को क्या करते रहते हैं, अवशोषित करते रहते हैं। क्लियर। तो यह हो गया आप लोगों का कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्लियर। तो ये हो गया पॉल्यूशन के अंतर्गत एयर पॉल्यूशन। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, कल अध्ययन करेंगे वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। वैसे इसको अध्ययन करने के बाद आप बिना पढ़े वाटर पॉल्यूशन और सोइल पॉल्यूशन को जान सकते हैं, क्योंकि कहने जो उसमें भी हम लोग देखेंगे एक प्राकृतिक कारण होगा और एक होगा मैन मेड कारण, मतलब मानव निर्मित कारक। तो मानव निर्मित कारक में यही मुख्य जिम्मेदार है। थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो जाएगा क्योंकि एयर से रिलेटेड है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग जल प्रदूषण देखेंगे कि यही सब उसमें भी नाम आएंगे। मतलब एरोसोल उसमें नहीं आएगा, मान लो पेस्टिसाइड उसमें भी आएगा और न्यूक्लियर टेस्ट उसमें भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। मतलब एक को पढ़ लिए तो लगभग तीनों का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। सॉइल सके देखेंगे तो सॉइल सके लगभग यही रहेगा। क्लियर। तो अभी केवल इतना ही अध्ययन करते हैं, कल पुनः अध्ययन करेंगे वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट और डिफॉरेस्टेशन। इतना ही दिया गया है 12वीं के सिलेबस में या फिर इन्वायरमेंट में। ठीक है जी। तब तक के लिए केवल इतना ही। ठीक है। ओके।